हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमंत कुमार लेकर आ गया हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए लेसन 1 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेसन 1। इस लेसन 1 में क्या पढ़ना है? हमें सेट्स पढ़ना है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय, राइट। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पिछले वीडियोज में क्लास 11th के कौन कौन से कंटेंट मैथमेटिक्स में पढ़ना है, इन सभी पर मैं जो है डिस्कस कर दिया हूँ। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना है। और अब हम स्टार्ट करना चाहेंगे जो हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है सेट में फर्स्ट चैप्टर जो सेट है उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बाद ये जो है एक बहुत ही नया चैप्टर है और हायर मैथमेटिक्स का ये रूट्स है। एक तरह से कहें तो सेट्स, तभी इसके बाद के जो ढेर सारे चैप्टर्स हैं जैसे रिलेशंस हैं, फंक्शंस हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हैं, मतलब होल कैलकुलस का पार्ट आप तभी समझ पाएंगे जब आपको सेट, रिलेशंस, फंक्शंस इन सब की जानकारी होगा। तो इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको उम्मीद करता हूँ बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सेट का डेफिनेशन क्या है? मैं पूरे इस लेक्चर को एक पीपीटी के माध्यम से जो है एक रंगीन रूपरेखा तैयार कर दिया है ताकि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो आइए डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। डेफिनेशन सेट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। हम लोग डे टू डे लाइफ में कलेक्शंस करते रहते हैं, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते रहते हैं, उन्हीं कलेक्शंस को सेट कहा जाता है। बट व्हेन, कब कहा जाता है उन कलेक्शंस को सेट? आइए जानते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ well defined the collections of well defined objects, the collection of well defined objects is called a set, is called a set। सेट होता क्या है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उन्हीं को सेट कहते हैं। बट आपके पास एक यहाँ पर नया वर्ड है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा वेल डिफाइंड मीन्स वैसा कलेक्शंस, वैसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो कि डिफरेंट ना हो पर्सन टू पर्सन, मतलब वो डिफिनिट एंड डिफाइंड हो। वी कैन राइट इट इन अनदर वर्ड्स दैट द कलेक्शन, वन सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ द, इसे हम इरेज कर दें, हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इसे, और करके सेट को 2-3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन दे रहे हैं आपको, द कलेक्शन ऑफ डिफिनिट एंड defined objects, definite and defined objects is called a set, is called a set। सेट जो होता है क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट्स का वैसा कलेक्शन जो फिक्स्ड हो एंड डिफाइंड भी हो, डिफिनिट भी हो और डिफाइंड भी हो। मीन्स मेरे कहने का ये है कि अगर हम अनदर वर्ड्स में इसी को लिखें तो इसका मतलब होगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट ना हो, वो फिक्स हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स का कलेक्शन है
और उसका अपना एक डेफिनेशन भी हो, राइट। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वेल डिफाइंड कह सकते हैं। और वेल डिफाइंड जब कलेक्शन होगा तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, सेट का डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, द कलेक्शन ऑफ डिफिनिट एंड डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, राइट। आई होप आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। जैसे देखिए, अगर हम आपको बोले कि ऐसे मैं नीचे जो एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फादर ऑफ सेट जो थे उन्हें क्या नाम था, तो वो नाम था जॉर्ज कैंटर, जॉर्ज कैंटर। इन्होंने ही सबसे पहले सेट के बारे में बताया था, जॉर्ज कैंटर। आप इसे बस देखते रहिए, समझते रहिए। इस पूरे वीडियो के बाद आप कमेंट में बताएंगे तो हमें पूरा विश्वास है आप इसे बहुत अच्छा कहेंगे, बिकॉज आपको ठीक ढंग से समझ में आने वाला है। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होता है सभी को। आप इसे अभी डेफिनेशन केवल पढ़े हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, या इन अनदर वर्ड हमने लिखा है द कलेक्शन ऑफ डिफिनिट एंड डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। सेट जो होता है ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो डिफिनिट भी हो और डिफाइंड भी हो। फादर ऑफ सेट थ्योरी कौन, तो जॉर्ज कैंटर, राइट। अब इसके बाद आप देखेंगे एग्जाम्पल्स विच आर सेट्स। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ जो सेट हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स आगे दूंगा जो सेट नहीं रहेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ first five natural numbers, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डिफिनिट और डिफाइंड है। इसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करने के लिए बोला जाए तो पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट नहीं होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन। ये क्या होगा, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह हुआ। देयरफॉर ये एक क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए ना, किसी भी व्यक्ति को अगर हम कहें कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करो तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 को ही लेगा, अनदर नंबर्स को तो ले नहीं सकता है वो। तो इसलिए उसे हम वेल डिफाइंड कह रहे हैं और सेट कहेंगे इस कलेक्शन को। सेकेंड एग्जाम्पल, द कलेक्शन of all states in India, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनका कलेक्शन, तो क्या हो जाएगा, ऑफ इंडिया लिखिए, ठीक है। तो क्या होगा, वो भी एक सेट होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट नहीं करेगा, वेल डिफाइंड होगा। अगर हम कहें द कलेक्शन ऑफ all students in your school, आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन, तो वो भी क्या होगा, सेट होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या होंगे, सेट होंगे। मतलब आपको याद रखना है कि वैसे कलेक्शंस को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। जो डिफिनिट भी हो, डिफाइंड भी हो, मीन्स उसे हम वेल डिफाइंड कहेंगे। और वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ये है उसमें। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं जिसमें वो सेट नहीं रहेगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लें कि कलेक्शन ऑफ 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, किसी क्लास के 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन अगर करने के लिए बोलें तो वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई स्टूडेंट जो है मेरे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट होगा, बट और अदर जो भी पर्सन उसे कलेक्शन करेगा उनके अनुसार वो स्टूडेंट्स नहीं भी हो सकते हैं। मीन्स पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है कलेक्शन, देयरफॉर ये डिफिनिट एंड डिफाइंड नहीं हुआ, सो वेल डिफाइंड हम नहीं कहेंगे। और आपको बताया गया था ऊपर में क्या कि वैसे कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, जो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा ना। तो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे सेट नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में तो नहीं है। अब इसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम ले ले, द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड के 10 डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन, तो ये भी सेट नहीं होगा। बिकॉज हम कह सकते हैं कि कौन एनिमल कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, ये नहीं कहा जा सकता है। पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। मेरे अनुसार जो एनिमल जो है वो डेंजरस है, किसी और के अनुसार नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब जब दुविधा वाली बात आ जाए कि किसे हम कलेक्ट करें किसे ना करें, तो उस स्थिति में हम उसे सेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ सकते हैं और शायद समझ गए होंगे कि कब सेट होगा और कब सेट नहीं होगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा कि सेट है, तो सेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम लेना चाहेंगे कलेक्शन ऑफ क्या है, एक सेकेंड, कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा आपको। फर्स्ट बात है क्या, यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो सेट को हमेशा हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, मतलब ए से, बी से, सी से, इन सभी में से आप जिससे चाहें उससे डिनोट कर सकते हैं। और सेकंड बात ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना होगा। जैसे सेट रहेगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और कर्ली ब्रैकेट बंद, राइट? ऐसे लिखा जाता है। कुछ इसमें नियम और शर्त है, तो उसे जानना आवश्यक है। और थर्ड ये है कि एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड इन ए सेट। सेट में जो भी एलिमेंट्स होगा तो उसे आप रिपीट नहीं करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बोले तो आप 3 3 2 बार, है ना, 4 4 2 बार या 4 बार लिख दें, तो उससे जो है सेट बदल नहीं जाएगा, सेम ही सेट रहेगा, राइट? तो इसलिए लिखना नहीं है, रिपीट नहीं करना है एलिमेंट्स को, ये बात ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद याद रखना है हमें सम पार्टिकुलर सेट्स का अपना नोटेशन है, तो वो हमेशा जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करेंगे, w से हमेशा सेट ऑफ होल नंबर्स को डिनोट करेंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को z से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को q से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को r से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये हमें क्लास 11th में ही पढ़ना है, 5th लेसन में पढ़ना है, हम आप लोगों को बताएंगे, राइट? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, आप नोट भी करते चलेंगे तभी आपको क्लियर होगा और बाद में भी आप पढ़कर समझ सकते हैं। आइए हम यहाँ पर एक और चीज़ जो है लिए हैं उसे समझते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स के बारे में जानेंगे। हम एक सिंबल ले लिए ऐसे, इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू, राइट?
बिलोंग्स टू इस सिंबल का नाम है। इसका मतलब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई एक जो है हमने सेट लिया, लेट कर लीजिए, इसमें हम ले लिए ए इक्वल टू 2 4 6 8। इस सेट में एलिमेंट्स हमने क्या क्या ले लिया, 2 4 6 8 हमने इसमें एलिमेंट्स ले लिया। अगर मैं इसमें बोलूँ कि 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो कर रहा है, 4 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है ना। इसमें 4 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। और अगर हमें सिंबॉलिकली इसे लिखना हो, मैथमेटिक्स का अपना लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो सिंबल फॉर्म में हम लोग मैथमेटिक्स में ज़्यादातर लिखते हैं। अगर हमें लिखना हो कि 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो हम इतने वर्ड्स में नहीं बल्कि ऐसे लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू ए, या लिख देंगे 4 बिलोंग्स टू ए, लिख देंगे 6 बिलोंग्स टू ए, या 8 बिलोंग्स टू ए। मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं बिलोंग कर रहे हैं इसमें। जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि अगर मैं बिहार से हूँ तो आई बिलोंग्स टू बिहार, या आई बिलोंग्स टू औरंगाबाद बिहार। ये सारी बातों को हम लोग जो है बोलचाल में भी यूज करते हैं, बट सिंबल क्या है उसका, तो इस तरह से है। और यही अगर हम बात करें इसका कि इसमें 5 है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कहीं भी इसमें 5 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसे क्या पढ़ेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 ए का एलिमेंट नहीं है, लेकिन 2 4 6 8 तो है, इसलिए लिखे हैं 2 बिलोंग्स टू ए एंड दिस टाइप का रहेगा। और इसके बाद और भी सिंबल है जिसे हम बताना चाहेंगे, ये है एक, इस सिंबल का नाम है क्या, सच दैट, या ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। इसे नाम क्या है, सच दैट। सच दैट हिंदी में इसे इस प्रकार पढ़ेंगे, राइट, सच दैट। जैसे देखिए अगर हमें कहना हो कि द सेट ऑफ नेचुरल numbers such that the numbers are less than 5। अगर हमें कहना हो कि वैसे नेचुरल नंबर्स का सेट जो 5 से छोटा हो, तो इसे सिंबल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, एंड क्या होंगे, तो लेस देन 5 होंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, यही बात है, बट सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। इनके बारे में और हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे, सेट के रिप्रेजेंटेशन जो टॉपिक है उसमें। और फिर इसके बाद और भी सिंबल है, जैसे ये सिंबल, इसे बोलते हैं हम लोग फॉर ऑल। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, तो आप वहाँ पर घबराएंगे नहीं, याद रखेंगे कि ये क्या है, फॉर ऑल है। हिंदी में सभी के लिए जहाँ भी वर्ड हमें यूज करना हो तो वहाँ पर हम ये साइन लिखेंगे, क्या, फॉर ऑल का। क्लियर है। फिर इसके बाद हमें जानना है और भी सिंबल, जैसे ये तो हो गया बिलोंग्स टू, सच दैट, फॉर ऑल। एक और सिंबल हम बताना चाहेंगे, ये, इस सिंबल का नाम है देयर एग्जिस्ट, जो आगे क्लासेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। देयर एग्जिस्ट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। तो ये सिंबल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका सिंबल है, तभी आप आगे समझ पाएंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का अपना मेथड भी है, तो उन्हें अब हम लोग जानेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, मेनली जो है रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है सेट का, वो 2 तरीके से करते हैं हम लोग। एक रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी इसका नाम है, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दिस फॉर्म all elements of a set are written in curly
ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है सारे एलिमेंट्स को, सेपरेटेड बाई कॉमाज। देखिए रोस्टर फॉर्म में जब भी हमें एलिमेंट्स को लिखना हो तो हम क्या करेंगे, सेट को लिखने के लिए सारे एलिमेंट्स को सेट में हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा द्वारा सेपरेट कर देते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ए इक्वल टू हमने ऐसे ले लिया, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 2 4 6, तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। बी इक्वल टू ले लिए एक सेट, इसमें ले लिए 5 10 15 20 इस तरह से, तो ये सब क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखे गए सेट्स हैं। मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिखकर और एलिमेंट्स को सेपरेट कर देना है, किससे, कॉमा से। क्लियर है? तो ये इस तरह के लिखे हुए जो भी सेट्स मिलेंगे आपको उसे रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म बोलते हैं। एंड सेकंड जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही है क्लियर, सेट बिल्डर, वो सेट बना कैसे, उसका कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है एलिमेंट्स का, उसे हम लोग राइट करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि इन दिस फॉर्म all elements of a set are not written। इसमें जो है सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता है, while their common properties, उनका जो कॉमन प्रॉपर्टीज होता है वो लिखा जाता है। while their common properties are written। देखिए एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स को हम लोग नहीं लिखते हैं इसमें, लेकिन उन एलिमेंट्स का जो कॉमन प्रॉपर्टी है, अपना जो गुण है, उस बात को हम लोग लिख देते हैं और उसी से एलिमेंट्स का पता चल जाता है। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं हम समझने के लिए। जैसे देखिए हमने यहाँ पर ले लिया, कुछ एग्जांपल्स। मान लीजिए इसमें हम ले लिए a इक्वल टू एक सेट और इसमें ले लिए हम a e i o u, इस तरह का हम सेट ले लिए। ये तो रोस्टर फॉर्म में है, लेकिन जब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे x सच दैट x इज, इसे क्या बोलेंगे, सच दैट बोलेंगे, अभी पीछे हम बताएं भी। x सच दैट x इज, ये क्या है, इनका क्या गुण है, तो ये सारे एलिमेंट्स वॉवेल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो उस बात को बस लिख दीजिए। क्योंकि हमने बताया यहाँ पर कि इसमें एलिमेंट्स को न लिख कर क्या करते हैं, उनके कॉमन प्रॉपर्टीज को बस लिख देते हैं। तो x सच दैट x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स हैं उनका सेट है, राइट। एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे, b इक्वल टू इसमें ले लिए x सच दैट, इस तरह का। अभी हम रोस्टर फॉर्म में पहले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे इसमें हमने लिख दिया 2 4 5 6 8 डॉट 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 डॉट, इस तरह से। अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी नेचुरल नंबर्स हैं और इवन नेचुरल नंबर्स हैं। देयरफॉर वी कैन राइट इट x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डिफाइन करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को, जो उनका कॉमन प्रॉपर्टीज होता है बस उसे लिख देंगे और वही आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और बस एलिमेंट्स को कॉमा दे करके सेपरेट कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। एंड अब हम लोग चलेंगे 4th स्लाइड में और आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ लिया है क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी को जब आप पढ़ेंगे और लास्ट में क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपको बेहद आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएगा।
आप देख रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी जस्ट हमने बताया कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं हम लोग करली ब्रैकेट में और उसे कॉमा द्वारा सेपरेट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ बोला है एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स लेटर वर्ड का जो लेटर्स हैं उनका सेट, इसमें क्या क्या आएगा, एक आएगा एम, एक क्या आएगा, फिर आएगा ए, फिर आएगा टी, फिर आएगा एच, फिर आएगा ई, ठीक, फिर इसके बाद आ रहा है क्या एम, बट फिर से एम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एम एम दो जगह है ना, तो एक ही जगह लिखना है। आपको बताएं तो सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। फिर इसके बाद ए भी फिर से है, तो फिर ए को हम नहीं लिखेंगे, देखिए दो जगह ए है ना, दो बार ए नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हमने लिख दिया है। फिर इसके बाद है टी, टी भी हमने लिख दिया है, देखिए टी भी जो है दो बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। आई, हाँ आई लिखेंगे, और सी नहीं लिखें, सी लिखेंगे और एस लिखेंगे। तो ये हो गया। कितना आसान होता है समझना जब आप ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर फिर एक जो यहाँ पर दिया हुआ है सेट, इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर्स व्हिच सम ऑफ डिजिट्स इज 8। वैसे 2 डिजिट्स नंबर्स का कलेक्शन है, यहाँ पर सेट्स है, जो नंबर्स में जो डिजिट्स होंगे उन डिजिट्स का सम 7 होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, देखिए क्या 16 लिख सकते हैं क्योंकि 16 जो है उनके डिजिट्स को आप ऐड करेंगे तो 7 आएगा। या फिर 25 लिख सकते हैं, या फिर 34 लिख सकते हैं, या फिर 43 लिख सकते हैं, या फिर 52 लिख सकते हैं, या फिर 61 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, राइट। तो ये होगा, ये जो आप एलिमेंट्स इसमें देख रहे हैं इन सारे एलिमेंट्स 2 डिजिट के नंबर्स हैं। जिन नंबर्स के डिजिट्स का सम अगर निकाले तो क्या आएगा, 7 आएगा। देखिए 167, 257, 347 ऐसे। फिर इसके बाद जो थर्ड एग्जांपल हमने लिया है इसमें है क्या, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी जस्ट हमने इसे करवाया, इसमें आ जाएगा ए, ई, आई, ओ और यू, राइट। इसमें हो गया। तो जो भी एलिमेंट्स रहेगा, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था और रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो ये काफ़ी आसान है, एलिमेंट्स हम लोग पता कर लेते हैं। बट अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, और लगता है क्वेश्चन है क्या इसमें, देखते हैं। नहीं, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है क्या, तो ये है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी सेट दिया हुआ है इसमें एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जो भी एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 से 2 का मल्टीपल्स है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप इसे 1, 2, 3 तरीके से लिख सकते हैं। हम सबसे पहले तो इसे ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट फॉर इवन नेचुरल नंबर। देखिए इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है और शुरू से 4 है ना, 1, 2, 3, 4। तो एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट फॉर या ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर मल्टीपल्स ऑफ 2, फर्स्ट फॉर मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 का फर्स्ट 4 मल्टीपल्स है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू n, मतलब n का वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है, जहाँ n का वैल्यू जो है वो 4 या 4 से छोटा लेना है, राइट। जब आप नेचुरल नंबर n का वैल्यू लेंगे और 1 लेंगे तो 1 रखिए यहाँ, तो 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 लेंगे तो 2 × 2 = 4, फिर 3 लेंगे 3 × 2 = 6, फिर क्या लेंगे 4 लेंगे, देखिए लास्ट 4 तक लेना है, तो 4 लेंगे तो 4 × 2 = 8, देखिए यहाँ लास्ट 8 तक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बी में हमने जो लिया है, ए में एलिमेंट्स क्या क्या है, तो इसमें है 1, 3, 5, 7 ये सब। तो आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर नंबर्स हैं सभी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज
ऑड नेचुरल नंबर्स, बस इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। ऑड नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका कलेक्शंस में ऑड नेचुरल नंबर्स जो होता है उनका सेट दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये तो सेट का नाम बी था ना, तो बी इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ सी इक्वल टू जो हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स जो हमने लिया है इसमें है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। यहाँ देख रहे हैं ऊपर में न्यूमरेटर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ये बढ़ते चल रहा है एक एक करके। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से 1 ज़्यादा है, तो आप इसे लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू n बाई n प्लस 1। मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2, फिर 2 रखेंगे तो 2/2 प्लस 1 मतलब 2/3, फिर 3 रखेंगे तो 3/3 प्लस 1 मतलब 3/4, 4 रखेंगे तो 4/4 प्लस 1 मतलब 5। मतलब आपको n का वैल्यू क्या लेना है, तो नेचुरल नंबर लेना है। अभी बताएं कि इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं, तो n बिलोंग्स टू n एंड नेचुरल नंबर जो लेना है वो 4 या 4 से छोटा ही लेना है, क्योंकि आप 4 लेंगे लास्ट में तो 4/4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा, तो लास्ट यहीं तक लेना है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एंड लास्ट हमने क्वेश्चन लिया है इसमें क्या, d इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स है 5, 25, 125 एंड 625। तो इसे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा x सच दैट, आप देख रहे हैं कि 5 का क्या है, 5 का पावर इंक्रीज कर रहे हैं आप, शुरू में 5 का पावर 1 है, फिर 5 का पावर 2 है, देखिए 25 है ना, फिर 5 का पावर 3 है, फिर 5 का पावर 4 है, ऐसे है। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, इसका आंसर हम लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n, 5 का पावर इंक्रीज कर रहा था ना, तो 5 टू द पावर n, जहाँ वेयर n जो है नेचुरल नंबर लेना है और 1, 2, 3, 4 है, मतलब n का वैल्यू 4 या 4 से छोटा लेना है। आप n का वैल्यू 1 रखिए तो 5 टू द पावर कितना 1 क्या आएगा 5 आएगा। आप n का वैल्यू 2 रखिए तो 5 टू द पावर 2 क्या आएगा 25 आएगा। 3 रखिए तो 5 टू द पावर 3 क्या आएगा 125 आएगा। 4 रखिए तो 5 टू द पावर 4 क्या आएगा वो 625 आएगा। तो इस तरह से करके हम देख लिए कि इसके सारे एलिमेंट्स इससे फाइंड हो जा रहे हैं। देयरफॉर ये हो जाएगा क्या आपका करेक्ट आंसर्स। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों को मैं एक क्लास 11th 12th या और भी जो 11th 12th बेस्ड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब से रिलेटेड मैथमेटिक्स का कंटेंट लेकर आऊँगा। तो आप जो है वीडियो में लास्ट तक देखते रहें इसी तरह से, तभी आप सारी बातों को समझ पाएंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगेन थैंक यू।